नमस्कार मित्रों। आज एक बहाने से हम कुछ अपने भूले बिसरे कवियों को, साहित्यकारों को याद करते हैं। और आज बहाना ये है कि हमारे इस परिवेश में पंजाब हरियाणा में एक परंपरा रही है। ये स्वाधीनता प्राप्ति के बाद की परंपराओं की मैं बात कर रहा हूँ। राजकवि की नियुक्ति की। राजकवि की नियुक्ति वैसे तो ये प्राचीन सामंती परंपरा का एक अंग रही है। पुराने वक्तों में पृथ्वीराज चौहान के वक्त चंद्रप्रदायी का नियुक्त होना या विक्रमादित्य के समय कालिदास का, ये चीज़ें चलती रही हैं, निरंतर चलती रही हैं। रहीम खान खाना को भी अकबर के नवरत्नों में एक कवि और एक साहित्यकार के नाते शामिल किया गया था। लेकिन इनकी जो विधिवत, जो अब पुराने ज़माने की बातों को याद करेंगे तो लंबी फहरिस्त है। और बेहतर यह है कि हम थोड़ी सी इन दिनों की हाल ही की बात कर लें और वो चेहरे जो बिल्कुल हम भूल गए, हमको थोड़ा सा इसी बहाने से उनकी स्मृति जो है उसको नमन कर लें। मित्रों, पंजाब में जब स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राजकवि की परंपरा थी, संयुक्त पंजाब में हरियाणा अलग होने से पहले, वह शुरुआत में देवराज दिनेश माना जाता है कि देवराज दिनेश एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में, गीतकार के रूप में स्थापित थे और मंच के इतने धनी थे मित्रों कि मैंने स्वयं देखा है कि चाहे बरसात हो, ये कहानी सुनी थी कि बैजू बावरा या तानसेन के वक्त बरसात में भी लोग बैठे रहते थे। वो कहानियाँ थी और हरिण चले आते थे उनके संगीत को सुन के। ये सारी बातें पुरानी हो गई, लेकिन ये मैंने स्वयं देखा है कि कवि सम्मेलनों में, किसी कवि सम्मेलन में देवराज दिनेश की उपस्थिति का मतलब ये था कि बरसात आए, कुछ भी आए, लोग खेलेंगे। और एक समय था जब उसकी भारत माँ की लोरी नामक एक कविता इतने सशक्त ढंग से प्रस्तुत होती थी कि लोग किसी भी मौसम की परवाह किए बिना बार बार उस कविता को सुनते थे, क्योंकि उस कविता को सुनना, देवराज दिनेश के ओजस्वी स्वर में सुनना अपने आप में एक ट्रीट माना जाता था कि ये एक ऐसी ऊर्जा देती है कविता, इस कविता का पाठ इतनी ऊर्जा देता है कि उससे वाकई उसके जादू से मुक्त होना जल्दी जल्दी आसान नहीं होता। और इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं, देवराज दिनेश का जन्म जो है वो 1922 में हुआ था। पाकिस्तान, अब वर्तमान पाकिस्तान में एक गांव है जलालपुर जट्टा, तो वहाँ इनका हुआ था जन्म। और उसके बाद मुख्य रूप से पंजाब में इनका जो है वो दबदबा पंजाब के साहित्य क्षेत्र में पूरा का पूरा बना रहा। और निधन जो है वो दिल्ली में हुआ 12 सितंबर 1987 को। उन्होंने कई फिल्मों में भी गीत लिखे और अभिनय भी किया। भारत माँ की लोरी इनकी सबसे चर्चित रचना के रूप में सामने आई। और मित्रों, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस समय राजकवि को मिलता क्या था। अगर मैं ये बताऊंगा तो आप स्वयं थोड़े से हैरान भी होंगे और थोड़े से परेशान भी होंगे कि ये क्या है। राजकवि को उन दिनों में सम्मान के रूप में 600 रुपए की राशि प्रति वर्ष साल में 600 रुपए की राशि एक सम्मान राशि के रूप में मिला करती थी। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही होता था कि एक पत्रक जारी कर दिया जाता था, नोटिफिकेशन की, जिस भी कार्यालय में जाएं, इनको सम्मान के साथ इनको बैठाया जाए और इनको सम्मान दिया जाए। बस इतना ही उसमें संकेत होता था, ताकि ये ऐसा ना रहे कि ये अपने आप को उपेक्षित महसूस करें। अब 600 रुपया कोई बात नहीं होती, लेकिन इसके अलावा बाकी और कोई रहने की सुविधा उनको मिले या जहाँ रहकर वो अपनी सृजनशीलता को एक नई धार दे सकें, ऐसी कोई व्यवस्था या प्रावधान राजकवि के लिए नहीं होता था। और इस मामले में मित्रों, उस बाद जो दो कवि विशेष रूप से लोकप्रिय हुए, जिन्होंने वाकई राजकवि के रूप में अपना अनूठा स्थान बनाया, उनमें दो नाम मैं आपका उनको दोनों का जिक्र आज जरूर करना चाहूँगा। दोनों को याद करना बड़ा ज़रूरी है। एक थे इंद्रजीत सिंह तुलसी। इंद्रजीत सिंह तुलसी मित्रों, इनको 1962 में पहली बार संयुक्त भारतीय पंजाब का इनको राजकवि बनाया गया था। और देवराज दिनेश की तरह ही ये बड़े लंबे ऊंचे कद के होते थे। और इतना ही फर्क था कि देवराज दिनेश जो थे वो सस्वर पाठ नहीं करते थे,
और ये सस्वर पाठ करते थे, तरन्नुम में पढ़ते थे, और तरन्नुम में पढ़ते थे तो वही जादुई प्रभाव जो है, जो देवराज दिनेश का हुआ करता था, वही इंद्रजीत सिंह तुलसी का हुआ करता था। और ये कहा जाता है कि तुलसी इस मंच पे है, उसके बाद वो मंच कभी भी सूना रह ही नहीं सकता। वो समारोह, वो सम्मेलन, वो मुशायरा, उसकी सफलता 100% निश्चित मानी जाती थी। जहाँ इंद्रजीत सिंह तुलसी हैं वहाँ सफलता है। और 1966 में उनको पद्मश्री भी मिला, और उन्होंने बहुत सारी कृतियां भी दी, और जो पद्मश्री मिला था वो भी शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में अपने अनूठे योगदान के लिए उनको प्रदान किया गया था पद्मश्री। और इसके बाद मित्रों, इनकी जो चर्चित बातें हैं वो यह है कि मनोज कुमार ने एक बार इनका कवि दरबार, कोई कवि सम्मेलन सुना, और वो इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि किसी भी तरह से मेरी एक शोर फिल्म है, उसके लिए कुछ आप जरूर गीत रचिए। तो शोर अपने समय की बड़ी चर्चित फिल्म थी, और उसमें पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, एक ऐसा गीत है वो जम गया था, और वो गीत जो है वो इनसे लिखवाया गया। और दूसरा इसमें गीत लोकप्रिय हुआ था, जीवन चलने का नाम, चलना है सुबह शाम, तो वो गीत भी जीवन चलने का नाम और पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, वो ऐसी जबान पर चढ़े कि उसके लिए उसके बाद फिल्मी जगत में एक प्रकार से इंद्रजीत सिंह तुलसी के लिए राहें जो हैं वो खुलती गई निरंतर। और इसके बाद मित्रों कुछ और फिल्में उन्होंने स्वयं भी बनाई, चोर मचाए शोर, दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, इसमें भी उनके गीत थे। तो बहुत सारी फिल्मों में इनको बड़ा सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया, और ये इनका गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ था, बेशक मस्जिद मंदिर तोड़ो, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, पर वो किसी का दिल ना तोड़ो ऐसी कोई बात थी, लेकिन बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो ये बात जरूर उसमें प्रथम पंक्ति थी, और वो गीत भी बड़ा स्थापित हुआ था। और समय तू धीरे धीरे चल, ये भी एक लोकप्रिय गीत था, कि जा रे जाओ हर जाई, तो ये कालीचरण फिल्म का भी एक गीत था। तो काफ़ी गीत इंद्रजीत सिंह तुलसी की प्रस्तुति में दिए गए, और वो अपने समय में इतने लोकप्रिय रहे कि इनको एक राजकवि के अलावा भी एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में, गीतकार के रूप में इनको पूरा का पूरा सम्मान मिलता रहा। और मित्रों उसके बाद जो चर्चित कवि आपके सामने राजकवि के रूप में मैं जिनका जिक्र करना जरूरी समझता हूँ वो हैं उदय भानु हंस। उदय भानु हंस का जो चयन था राजकवि के पद के लिए, ये हरियाणा के राजकवि, प्रथम राजकवि के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। इनका मनोनयन हुआ था, नियुक्ति नहीं कहना चाहिए। ये 1966 में हरियाणा बना, और 1967 में इन्हें हरियाणा का राजकवि घोषित कर दिया गया। और हिंदी में रुबाई का जो प्रवर्तन है, हिंदी में रुबाई, उसका प्रवर्तक भी उदय भानु हंस को माना गया, और इसके बाद इनकी रुबाइयाँ जो हैं वो अक्सर चर्चा का विषय भी बनी। मित्रों उदय भानु हंस का भी जन्म जो है वो 1926 का है, और पाकिस्तान के एक दीन पनाह गाँव है वहाँ बहावलपुर मुल्तान क्षेत्र में, तो उसी सरायकी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और उनके पिता जो थे वो भी एक अच्छे कवि भी थे, और संस्कृत और हिंदी के विद्वान तो थे ही। उदय भानु हंस ने वस्तुतः दरअसल स्वयं बताते भी थे कि मैंने 8वीं कक्षा तक उर्दू और फारसी सीखी, क्योंकि घरों में उस वक्त ये एक परंपरा सी थी कि जहाँ संस्कृत सीखनी है वहाँ उर्दू फारसी का ज्ञान भी होना चाहिए। और उदय भानु हंस ने मित्रों कुल मिलाकर 6 भाषाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, इनमें हिंदी भी थी, अंग्रेजी में भी उन्होंने प्रयास किए, सराइकी, उर्दू और हरियाणवी, इन्हीं सभी भाषाओं और उपभाषाओं में इन्होंने अपनी जो सृजनशीलता का लोहा मनवाया। और इन्होंने एक प्रकार से आप ये, मैं इनको 1-2 आपको रुबाइयाँ भी इनकी सुना के, क्योंकि वो बड़ी लोकप्रिय हुई अपने वक्त में। और उनकी एक है कि साधु से मैं आलाप भी कर लेता हूँ, कि मंदिर में कुछ जाप भी कर लेता हूँ, और मानव से कहीं देव न जाऊं, मानव से कहीं देव न बन जाऊं,
मैं ये सोच के कुछ पाप भी कर लेता हूँ। तो ये इनकी खूबसूरत अपना एक रंग था जिसके कारण इनको पूरी तरह से, और इनका एक गीत मुझे याद है बड़ा लोकप्रिय हुआ था कि कौन अब सुनाएगा दर्द हमको माटी का, कौन अब सुनाएगा दर्द हमको माटी का, प्रेमचंद गूंगा है लापता निराला है। और वो बड़ी शौक से और बड़े प्रेम से ये कविताएं सुनी जाती थी। हंस जी का सस्वर कविता पाठ अब भी बहुत लोगों को याद है इस पूरे के पूरे अंचल में। और उदय भानु हंस रचनावली के रूप में 2 खंडों में उनकी कविताओं का, समग्र कविताओं का संकलन भी हुआ था। और इनका एक काव्य था मित्रों 1968 में, उसी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इन्हें निराला पुरस्कार दिया था। वो काव्य था संत सिपाही पर। तो एक प्रकार से बड़ा चर्चित जीवन रहा सृजनशीलता की दृष्टि में। और जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने हंस कविता पुरस्कार के नाम से नवोदित कवियों के लिए एक प्रयास भी शुरू किया था। प्रयास बरसों तक चलता रहा और बहुत सारे लोग अपने बायोडाटा में इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते थे कि उन्हें हंस कविता पुरस्कार भी मिल चुका है। और उसके बाद इनके जीवन पर, इनकी सृजनशीलता पर पीएचडी भी कुछ लोगों ने करवाई और इसमें बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सम्मान पाया जब तक जीवित रहे। और इनके शिष्यों की परंपरा भी एक बड़ी लंबी चौड़ी रही। और स्वयं हरिवंश राय बच्चन ने इन्हें हिंदी रुबाई का प्रवर्तक कहकर संबोधित किया था। तो उनकी नज़रों में ये सबसे चर्चित शख्स थे। और मित्रों, अन्य जो राजकवि के रूप में जो प्रस्थापित हुए उनमें हमारे प्रोफेसर खुशीराम वशिष्ठ भी थे। बेशक भले बहुत भले आदमी थे, भले शिक्षाविद थे, बेशक वो मूल रूप से शिक्षाविद थे, लेकिन काव्य के क्षेत्र में उन्होंने भी अपनी अच्छी छाप छोड़ी थी। लेकिन कुछ समय के बाद ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती गई और अब पंजाब या हरियाणा में ये परंपरा नहीं है। जबकि पंजाब में पहली बार एक पहल हुई है कि वहाँ के एक लोकप्रिय पंजाबी कवि को उनको अपना कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। ये पंजाब हरियाणा में पहली बार हुआ है कि ये सुजीत पात्र को ये सम्मान मिला। और ये सम्मान इसलिए काबिले ज़िक्र है कि ये सम्मान पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो मिलते रहे, वहाँ इनकी परंपरा रही, लेकिन इस क्षेत्र में पंजाब हरियाणा में ये परंपरा कभी नहीं थी। यद्यपि संयुक्त पंजाब के पुनर्गठन के बाद, हरियाणा बनने के बाद जो पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो स्वयं अपने आप में एक कवि के रूप में भी वो उनकी एक प्रतिष्ठा होती थी। मेरी मुराद है गुरमुख सिंह मुसाफिर, ये पंजाब के पुनर्गठन के बाद जो शेष बचा पंजाब हरियाणा के जाने के बाद उसके पहले मुख्यमंत्री थे। तो एक प्रकार से ये कोई परंपराएं बहुत साहित्य के बारे में स्वस्थ रही हैं, लेकिन परंपराएं रही हैं, उनका आगे उनमें निरंतरता या कंटिन्यूटी जो है वो नहीं बनाकर रखी जा सकी। अब इसका दोष आप किसे देंगे? पूरे परिवेश को देंगे या सरकारों को देंगे? ये बात निर्णय करना आपका काम। लेकिन ये परंपराएं अपने वक्त में अच्छी थी। इसी बहाने से एक कवि को सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा ये अवश्य नसीब हो जाते थे। धन्यवाद।